कार्बन और उसके यौगिक। बच्चों 10th क्लास में ये लेसन नंबर 4 चला हुआ है जिसका नाम है कार्बन और उनके यौगिक। हम पहुंच गए हैं ऑक्सीकरण कि जब कार्बन के यौगिकों का ऑक्सीकरण दहन करने के बाद ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। ये आप पिछले अभ्यास में ही पढ़ चुके हैं। समीकरण के बारे में भी आप इस इक्वेशन के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं कि जब किसी कार्बन के यौगिक का दहन किया जाता है उसके बाद उसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का अध्ययन किया था। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन के साथ क्रिया। जो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ आसानी से जो यौगिक या पदार्थ ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं तो इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और कार्बन और उनके यौगिक ऑक्सीजन के साथ ठीक ढंग से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इनको सभी को ऑक्सीकारक कहा जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। एल्कोहल एक कार्बन का यौगिक है और कार्बोक्सिलिक अम्ल जब इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक एसिड में बदल जाता है। CH3COOH बन जाता है, अर्थात C2H5OH का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कराने पर CH2COOH अर्थात एसिटिक एसिड बन जाता है। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। ये वे पदार्थ होते हैं बच्चों जिन पदार्थों में किसी दूसरे अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की शक्ति होती है या देने की क्षमता होती है या सामर्थ्य होती है। ऐसे पदार्थों को हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। बच्चों जो यौगिक दूसरे यौगिक को ऑक्सीजन दे देते हैं उनको ऑक्सीकारक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया विभिन्न दर से आगे बढ़ती है। आप बच्चों इसको उत्प्रेरक को ऐसे ठीक ढंग से समझ सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया को कराया जाता है तो उसमें तीसरे पदार्थ को डालने से जो अभिक्रिया मंद या तेज गति से होनी शुरू हो जाती है या बच्चों उसकी गति बढ़ जाती है। या तो हम उसकी गति को कंट्रोल करते हों, मंद करते हों, या बच्चों उसकी गति को बढ़ाते हों। इस क्रिया को इन पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। विभिन्न दर से आगे बढ़ती है। भिन्न दर से या तो मंद होती है बच्चों या गति उसकी बढ़ जाती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते। और अभिक्रिया उससे कोई प्रभावित नहीं होगी, बस उसकी गति मंद या तेज हो सकती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। निकेल Ni का हम उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटेलिस्ट बोलते हैं, कैटेलिस्ट की तरह काम करता है और वनस्पति तेलों से उसका हाइड्रोजनीकरण के द्वारा उनको घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। और निकेल उसमें बच्चों उत्प्रेरक का कार्य करता है और उस अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो बच्चों ऑयल होते हैं, जैसे मछली से का ऑयल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फैटी एसिड होते हैं या वसा अम्ल होते हैं जो भोजन करने में
या भोजन के तैयार करने में नुकसान दे सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। किंतु जो वसा से प्राप्त, जो बच्चों पेड़ पौधों से प्राप्त वनस्पति तेल हैं, जो वनस्पति तेल हैं उनमें असंतृप्त फैटी एसिड पाया जाता है, अनसेचुरेटेड, जो कि तेलों के लिए उपयोगी भी है और किसी व्यक्ति को वो नुकसान नहीं देता है, कोई हानि नहीं पहुंचाता। इसलिए खाना बनाने के लिए या भोज्य पदार्थों में प्रयोग करने के लिए वनस्पति तेलों का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं। दोबारा समझ लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में सक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन और हाइड्रोकार्बन आपस में मिल जाते हैं। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापन करती है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है बच्चों हटाना। जब क्लोरीन हाइड्रोजन को के एक एक परमाणु का प्रतिस्थापन अर्थात उसको हटा देती है, तो इन अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब क्लोरीन हाइड्रोजन के एक एक परमाणु को प्रतिस्थापित कर देती है या उसको हटा देती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणु के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। भाई जब एक प्रकार के तत्व हट जाते हैं तो उसके स्थान पर बच्चों दूसरे प्रकार का तत्व आ जाता है। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। जैसे बच्चों देखिए मेथेन CH4+Cl2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl, बच्चों इसमें एक H हट जाता है और एक Cl हट जाता है और यह अलग HCl बन जाता है। और क्या बचता है हमारे पास? CH3Cl। एक Cl जो ये जो Cl2 हैं, एक जो Cl है वो CH3 के साथ अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3Cl + HCl, अर्थात Cl जो है H को हटाकर अलग यौगिक का निर्माण कर लेता है। तो इन सभी अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। इसके अतिरिक्त मेथेन के अतिरिक्त कुछ और भी कार्बन यौगिक होते हैं जिसका नाम है एथेनॉल अर्थात एथेनोइक एसिड। एथेनॉल भी होता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल कहते हैं बच्चों उसको। एथेनॉल का सूत्र क्या है? C2H5OH या एथेनॉल कहते हैं। वो एक होता है एथेनोइक अम्ल। अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं कार्बन यौगिक हमारे लिए भी, हमारे जीवन के लिए भी, शरीर के लिए भी, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी। किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये व्यावसायिक दृष्टि से कॉमर्शियल इनका यूजेज बहुत अधिक है, चाहे उसमें एथेनॉल है या एथेनोइक एसिड है। वैसे तो बहुत से यौगिक होते हैं और हमारे लिए सभी इम्पोर्टेंट हैं, किंतु इसमें दो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड हमारे बिजनेस के लिए, व्यापार में, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए इनके कुछ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, एथेनॉल के गुण। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल के गलनांक एवं क्वथनांक के लिए सारणी 4.1 देखिए। 4.1 में सभी क्वथनांक और गलनांक हर कार्बन यौगिक का दिया हुआ है। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है और यह सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक, ठीक है बच्चों, अल्कोहलिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर, इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है। क्या है? अच्छा विलायक। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ, सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। टिंचर ये बच्चों स्किन में लगाने के लिए ट्यूब वगैरह होती है। आयोडीन, कफ, सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है, क्योंकि जितने भी अल्कोहलिक पदार्थ हैं वो वाइन, बियर इत्यादि में मिलाए जाते हैं और इसको अगर हम पीने में यूज़ करते हैं तो इसमें नशा हो सकता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है। ठीक है बच्चों,
ये सभी हानिकारक है और निंदनीय है, समाज के लिए अच्छा भी नहीं है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वैसे तो ये बहुत निंदनीय है, किंतु बच्चों फिर भी समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित होने के कारण बच्चों को इसके नुकसान के या इसके हानि के बारे में बताना बेहद ज़रूरी होता है कि एक हानिकारक पदार्थ है जो स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। जब लगातार इसका सेवन किया जाता है तो स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और गंभीर बीमारियां भी शरीर के अंदर पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमें खुद और अपने समाज और परिवार को इन चीज़ों से अलग रखना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार ऐसे होना चाहिए कि यह हमारे शरीर के लिए या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। एथेनॉल की अभिक्रियाएँ। बच्चों, सोडियम के साथ अभिक्रिया नंबर 1 है। 2Na+ C2H5OH इजकल टू C2H5ONA+ H2 सोडियम एथोक्साइड बनाता है। एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम एथोक्साइड बनाता है। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल आपको देख रहे हैं, एथेनॉल बनता, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है और सोडियम एथोक्साइड बनता है। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथोक्साइड बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है? ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनाता है। अर्थात CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH गर्म सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया होती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 अर्थात C2H4 + H2O का निर्माण होता है, जल बनता है और एक तरीके से एथीन बन जाता है C2H4। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के रूप में काम करता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। ठीक है बच्चों, एथेनॉल से जल पूर्ण रूप से अलग हो जाता है और क्या बन जाता है? एथीन बन जाता है C2H4। नेक्स्ट पॉइंट आता है सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। ये बच्चों समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अल्कोहल की हमारे समाज में बहुत अधिक प्रसिद्धि भी है, बहुत अधिक प्रचलित भी है। तो इसलिए इसके लाभ और हानि के बारे में यहाँ चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, जिससे आने वाले बच्चे इस आदत से दूर रहें और इसके हानिकारक प्रभावों को वे समाज में एक तरीके से फैलाएं, जिससे सभी लोग इस प्रकार के जो अल्कोहलिक पदार्थ हैं उनके सेवन से बच सकें। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है, ठीक है बच्चों, शराब का सेवन किया जाता है, तो इससे उपापचय प्रक्रिया धीमी हो जाती है भोजन खाने का, और भोजन का पाचन नहीं हो पाता है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी का मतलब सोचने समझने की शक्ति, मानसिक दुविधा, निंद्यापन, सामान्य अंतर्बाध का कम हो जाना एवं भाव शून्यता आदि हैं। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल बन जाता है। मेथेनेल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इसमें प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित होता है। मेथेनेल चाक्षुषा तंत्रिका को भी प्रभावित करता है। ये तंत्रिका तंत्र होता है बच्चों जो सोचने समझने की शक्ति देता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे पीने योग्य न रह जाए। एल्कोहलिक पदार्थ जो बहुत ही इंडस्ट्री के लिए व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु लोग उसका फिर गलत इस्तेमाल करते हैं।
इसलिए उसमें मेथनॉल मिला दिया जाता है, जिससे वो एक तरीके से जहरीला पदार्थ की तरह कार्य करता है। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। इसके साथ हम बच्चों समझ गए हैं कि अल्कोहल का सेवन करना कितना गलत कार्य है और हानिकारक है, जिससे हमारा पूरा शरीर हर प्रकार से प्रभावित होता है। और अपने शरीर को स्वस्थ और अच्छा करने के लिए हमें इन सभी गलत आदतों से दूर रहना चाहिए। ईंधन के रूप में अल्कोहल का प्रयोग बच्चों ईंधन के रूप में भी किया जाता है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ना सूर्य के प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा में सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस बनाने के उपयोग में लाया जाता है। सीरा, ठीक है बच्चों, सीरा कहते हैं जो गन्ने के रस से बनाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है और अल्कोहल भी बनाई जाती है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर अनेक कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। तो बहुत से देशों में एथेनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। जो गन्ने के रस से बना हुआ एथेनॉल है, उसमें पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक अच्छे ईंधन के रूप में भी कार्य कर सकता है। अब है सेकंड बच्चों एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। आपको दो प्रकार के जो कार्बन यौगिक बताए थे, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल के तो अब आपको बता दिए हैं कि इसके सेवन करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ यह हमारे किस लिए लाभदायक हैं, ये सब पर चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट नंबर है बच्चों एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है, CH3COOH, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH। अब इसके 3 नाम मैंने आपको बता दिए। रासायनिक सूत्र क्या है इसका, CH3COOH। नाम क्या है, एसिटिक एसिड। और बच्चों एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COOH तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है, कार्बन यौगिक है। एसिटिक अम्ल के 3 to 4% विलयन को सिरका कहा जाता है और सिरका भी इसी से ही बनता है, या इसको सिरका भी कहते हैं। और इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। ठीक है बच्चों, हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। ये इसके गुण अभी आपको बताए गए थे। एथेनोइक एसिड के गुणधर्म क्या होते हैं, ये किस लिए, इसका गलनांक और क्वथनांक कितना होता है, ये किस रूप में जो है प्रकृति में मिलता है, एथेनोइक एसिड के रूप में, एसिटिक अम्ल के रूप में CH3COOH, और इसको सिरका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर बच्चों एसिटिक अम्ल की अभिक्रियाएं। एसिटिक अम्ल की अभिक्रियाएं, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया अर्थात एसिटिक अम्ल या एथेनोइक एसिड किस किस जगह काम आता है। नंबर 1 एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एस्टर किससे बनते हैं, अम्ल और अल्कोहल से बनते हैं। जब एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। आप समीकरण देख रहे हैं कि जब एथेनोइक एसिड अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है, अच्छी होती है, मतलब इसका उपयोग इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है बच्चों NaOH, से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है, एस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। अर्थात NaOH के साथ अभिक्रिया करके यह वापस अपनी पुनः उसी स्थिति में आ जाता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल
का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं जिस साबुन का प्रयोग बच्चों हम करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं CH3COO, C2H5 NOH उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और C2H5OH प्लस CH3COO Na का निर्माण होता है। सेकंड नंबर, क्षारक के साथ अभिक्रिया खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। क्षारक के साथ अभिक्रिया खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण का मतलब सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, NaOH प्लस CH3COOH इक्वल टू CH3COONA प्लस H2O। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है जानने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट या एक्सरसाइज करनी होती है कि किस प्रकार एथेनोइक और कार्बोनेट तथा एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट में अभिक्रिया होती है। थर्ड नंबर, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, सोडियम व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। समीकरण आपको दिखाई दे रही हैं कि इस तरीके से सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण होता है। ये बच्चों वीडियो यहीं तक आपकी आज रहेगी। आप वीडियो के साथ साथ बुक्स की भी स्टडी करें। अगर आप वीडियो ही देखेंगे, बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वीडियो भी आपके पूरी समझ में नहीं आ पाएगी। आप वीडियो को अच्छे ढंग से कम्प्लीटली तभी समझ सकते हैं जब आप बुक्स का भी स्टडी करें, बुक्स को भी देखें। कई पॉइंट वीडियो में क्लियर रहते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो सुन सकते हैं, अन्यथा बुक्स के साथ साथ वीडियो को देखना है, वीडियो के साथ साथ बुक्स को पढ़ना बेहद अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। जिसके पास फ़ोन नहीं है वो दूसरे बच्चों की भी हेल्प कर सकता है, कॉपी बनवाने में भी हेल्प कर सकते हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो 10th क्लास के बच्चे स्कूल में आकर के संपर्क करके थोड़ा बहुत अपने क्वेश्चन, रिटन वर्क, लर्निंग वर्क के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।